विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ के दो तीन नेताओं ने जो टिप्पणियां कर दी, उससे राजनीति में एक नए किस्म का कोहराम शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी में अभी ये प्रवेश लिए पंजाब से रवनीत बिट्टू, उन्होंने इसकी शुरुआत की और राहुल गांधी की तुलना आतंकवादी से कर दी और कहा ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। और उसी हवा का असर उत्तर प्रदेश में आया और यहाँ एक मंत्री ने बिट्टू की ही बात को लगभग दोहरा दिया और साथ में एक दो ऐसी ही विवादित टिप्पणियां और जोड़ दी। अब कांग्रेस ने इसको विषय बना लिया विरोध का, प्रतिरोध का। देश भर में धरना प्रदर्शन घमासान, उत्तर प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन घमासान चल रहा है। कांग्रेस ने कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं, एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस को इसमें राजनीतिक अवसर दिख रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई राजनीति का एक की कोई ऐसी आचार संहिता नहीं बन सकती कि जिसमें अभद्र भाषा और अभद्र बयानों पर सर्वदलीय अंकुश जैसी कोई व्यवस्था हो? ये इसलिए नहीं चल सकता कि आज इसने कहा इसलिए इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। जो लोग मोर्चा खोल रहे हैं वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का इतिहास में भी तमाम ऐसे लोग हैं। भाई कांग्रेस में तो मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नीच आदमी घोषित कर दिया था। खड़गे जी राक्षस बता चुके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था मोदी को। तो ये भाषा का जो संस्कार है ये विलुप्त क्यों हो रहा है राजनीति के आंगन से? हम तर्क पर, तथ्य पर, नीति पर, नियत पर आलोचना नहीं कर सकते क्या? उसके लिए कमर के नीचे प्रहार करना, वार करना और शाब्दिक मर्यादा का चीरहरण करना जरूरी है क्या? अब राहुल गांधी स्वाभाविक है, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो कांग्रेस को ये लगा होगा कि इसका राजनीतिक लाभ हमको लेना चाहिए। देश भर में ये संदेश जाना चाहिए कि हमारे नेता के साथ अभद्रता की गई। और कांग्रेस के कुछ लोग इसको राहुल गांधी की सुरक्षा से भी जोड़ रहे हैं। वो कह रहे कि राहुल गांधी के लिए ये कहा गया कि तुम्हारा भी हाल वही होगा जो दादी का हुआ। प्रियंका गांधी भी इस लड़ाई में खुद उतर आई और उन्होंने कहा कि इस बात का क्या मतलब है कि जो हर्ष दादी का हुआ वही तुम्हारा होगा। राहुल गांधी नेता विपक्ष है। स्थिति गंभीर हो गई। टकराव फिर चरम की ओर पहुंच रहा है। इससे बचा जाना चाहिए था। वाणी का संयम रखा जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने ऐसे जो वाकशूर है ना, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस ढंग की शब्दावली किसी को लाभ नहीं देती। राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों से राजनीतिक आधार पर ही मुकाबला होना चाहिए, उसी आधार पर निपटा जाना चाहिए। ये थेतरई, जिसको बिहार की भाषा में कहे, लोक भाषा में कहे थेतरई, ये राजनीतिक थेतरई है। इससे भला किसी का नहीं होना। आज भाजपा के लोग ने बोला है तो कांग्रेस आंदोलन कर रही, कल कांग्रेस के कुछ बोल देंगे उल्टा सीधा तो भाजपा आंदोलन करेगी। यही चलता रहेगा। आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, वो आपके खिलाफ। बेहतर ये हो कि सभी दलों के मुखिया और बड़े नेता इस बात की जिम्मेदारी लें अपने दल के लिए कि हमारे दल में से कोई व्यक्ति अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसी भाषा का, ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो सभ्य समाज में नहीं की जानी चाहिए। और हर दल के कार्यकर्ता दूसरे दल के बड़े नेताओं का सम्मान करेंगे। उनका राजनीतिक स्तर पर विरोध करिए, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अभद्रता स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे मसले पर। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं।
प्रदर्शन, आगजनी और पुलिस से भिड़ंत। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम सूबों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह घमासान राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद बरपा है। सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहां की राजनीति है? दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर सवाल उठाते हुए उन्हें आतंकवादी तक कह डाला। रवनीत ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश की एजेंसियों को राहुल गांधी पर नजर रखनी चाहिए। जो देश के दुश्मन को बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब रवनीत के बयान पर मची रार अभी थमी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश की परिधि से भी एक बयानवीर मंत्री सामने आ गए। मोदी जी के मंत्री के बाद योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने भी रवनीत सिंह बिट्टू की रवायत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी पर बेतुका बयान दे दिया। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है। क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। कांग्रेस तो पहले ही रवनीत के बयान पर आग बबूला थी, अब रघुराज सिंह के बयान ने भी आग में घी डाल दिया है। और तो और महाराष्ट्र वाले शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ तो और 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने राहुल गांधी की जुबान काटने पर इनाम तक रख दिया। इन सब बयानों को लेकर कांग्रेस ने देश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का झंडा फहरा दिया है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी। बहरहाल न मर्यादाओं का मान और न पद का सम्मान, कुल मिलाकर भाषा के इस भद्दे प्रदर्शन पर अब सियासी प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस देश भर में बीजेपी के खिलाफ संदेश देने के लिए सड़कों पर उतरी है। अब इस घमासान पर सवाल यही है कि आखिर ऐसे बयान क्यों? चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बोले, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी पार्टी का, सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं तो कम से कम शब्दों की मर्यादा तो रखिए। शब्दों की मर्यादा, आचरण की मर्यादा, ये तो सार्वजनिक जीवन की पहली अपरिहार्य शर्त होनी चाहिए। मेहमानों साहब का परिचय करा दें।
डॉक्टर नीति शर्मा हैं हमारे साथ, सामाजिक विश्लेषक। नीति जी का स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, विकास जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी जी का बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अभी थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे हमारे पास। मैं पहले नीति जी के पास आऊँगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूँगा। नीति जी, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा, वाणी का संयम, ये हम देख रहे हैं हर जगह टूटता सा दिख रहा है, छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक। जिसको मंच दिख गया, माइक दिख गया, वो अल्ल वल्ल टल्ल कुछ भी बोलने के लिए मचलने लगता है। नहीं। नमस्कार अमिताभ जी, पैनल पे सभी गेस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जय हिंद। भाषा की सुचिता, हम सरस्वती को देवी के रूप में पूजते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी वाणी पे उनका वास होता है। अगर हम भाषा की सुचिता में खाली नेताओं की, ये पॉलिटिकल एरिना की बात नहीं कर रही, लेकिन आप सोचेंगे तो जमीनी स्तर पे भी हमारे बच्चे, हमारे लोकल डायलेक्ट में भी गालियों का प्रयोग इतना सहज हो चुका है कि किसी को आपत्ति ही नहीं लगती है। तो निश्चय रूप से हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति में भाषा की सुचिता और मर्यादा का विशेष महत्व है और ये जमीनी स्तर पे देश के एक एक नागरिक से लेके और देश के सर्वोच्च जो हमारी संस्थाएं हैं वहां तक हर किसी को रखना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे विषय अमिताभ जी, भाषा की सुचिता तो चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, सपा के हो, कोई भी वर्ग विशेष हो, कोई भी जेंडर हो, उसकी मर्यादा किसी को भी लांघनी नहीं चाहिए, बिलो द बेल्ट वॉर नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक गलियारे में अगर किसी को काउंटर करना चाहते हैं, विपक्ष है, आपका काम है, आप काउंटर करिए, लेकिन उसके लिए तथ्य लॉजिक्स के ऊपर करिए। लेकिन एक चीज जो विशेष रूप से देखने वाली है कि इन शब्दों के पीछे की नीयत क्या है। ऐसे ही शब्द पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मोदी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि एक चाय वाला है, मौत का सौदागर, नीच तक मणिशंकर अय्यर जी ने बोल दिया। तो क्या मोदी जी ओबीसी की कास्ट को बिलोंग करते हैं तो वो नीच हो गए? तो किस प्रकार से जो लोग आज आरक्षण के मुद्दे पर देश को बांटने का काम या पीडीए का नारा देके या जातिवाद के मुद्दे को जो बांटने का काम कर रहे हैं, तो एक समय पर तो यही विचारधारा बोलती थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज पूरे देश को बांटने की राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कभी ये नॉर्थ और साउथ को बांटने का काम करते हैं कि साउथ के वोटर्स ज्यादा इंटेलिजेंट है और नॉर्थ वाले यहाँ के टॉयलेट आके साफ करते हैं। कभी ये बात करते हैं कि पीडीए की बात करते हैं, और आज उसी नीच जाति के आरक्षण को रोकने का प्रयास आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए। आज वो जम्मू कश्मीर में वहां पे जिन लोगों को आरक्षण मिला उसको बहाल, भारत की एकता अखंडता को कैसे तार-तार किया जाए, और इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं विदेशी इनपुट जो सामने आ रहा है उसके प्रति जो यहाँ के नागरिक, यहाँ पे जो असहज, जो यहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट करी जा रही है कांग्रेस के मुख्य धारा के साथ, उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से, या राहुल गांधी जी खालिस्तानी पन्नू के पैरवी करके या अमेरिका में जाके इल्हान उमर जैसे देश की विरोधी ताकतों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, चाइना के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, तब ये शोर क्यों नहीं मचता? आज देश बांग्लादेश के कगार पे लाने की बात हो जा रही है। नीति शर्मा, अभी रुकना होगा, मैं बहस में बाकी मेहमानों को ले आऊं। मूल विषय ये नहीं कि कौन क्या कर रहा। पन्नू ने राहुल गांधी की तारीफ की, उसकी आलोचना के लिए शब्द हैं, कड़ी से कड़ी शब्द हैं। राहुल गांधी ने वहां कोई गलत वक्तव्य दिया जो भारत के मन का नहीं है, भारत के मिजाज का नहीं है, तो उसकी आलोचना के लिए शब्द हैं। और मैं अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ जो इस प्रचार के लालच में ऐसा वक्तव्य देते हैं कि फलां का सिर काट लाओ तो 11 लाख और फलां की जीभ काट लाओ तो 10 लाख। ऐसे लोगों को तो तुरंत एनएसए लगा के अंदर कर देना चाहिए। ये जो ड्रामा है, ये लोक जीवन में ड्रामा नहीं चलना चाहिए। आप कौन होते हैं कि फलां की जीभ काट लाओ तो 11 लाख देंगे, फलां का मूड काट लाओ तो इतना देंगे? ये अलग शोशेबाजी चल गई हिंदुस्तान में। माइक दिखा और तुरंत खड़े हो गए। घर में जेब में चाहे 11 रुपया ना हो, लेकिन बयाना 11 लाख का दे रहे। ऐसे लोगों को सबसे पहले सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसी अभद्र बात जो करे सार्वजनिक मंच पर, उसको तो बिना किंतु परंतु के किसी पार्टी का हो तुरंत जेल भेजो और 20 लाठी पहले मारो। विकास श्रीवास्तव जी, ये एक तरफा नियंत्रण और संयम नहीं हो सकता।
अगर सब चाहते हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां हैं देश की, इन दोनों पार्टियों के शिखर नेतृत्व को एक साथ इस बात पर पहल करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अय्यर कुछ बोले और बिट्टू ना बोले, ठीक ना, ऐसा तो संभव नहीं। आप मौत का सौदागर बताओगे, वो आतंकवादी बताएंगे। भाई मौत का सौदागर और आतंकवादी में कोई फर्क तो है नहीं तात्विक। विकास जी देखिए अमिताभ जी, बहुत ही विनम्रता से इस बात को ये देश स्वीकार कर चुका है कि लोकतंत्र में जो भाषा शैली का बदलाव दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से इतने ऊंचे स्तर पर, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का रहा हो, आपने जो प्रश्न किया कि मणिशंकर अय्यर ने जो भी बोला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उस पर कड़ी कार्रवाई की। अभी चुनाव के दौरान बिगड़े बोलों पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष कई बड़े बड़े नामचीन नेताओं के ऊपर लगाम लगाई। पर जिस देश का प्रधानमंत्री देश के अन्नदाताओं को खालिस्तानी बताता है, आंदोलन जीवी बताता है, उस पार्टी के कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? विषय यहाँ राहुल गांधी का ही नहीं है। राहुल गांधी देश की शहादत देने वाले परिवार से है और राहुल गांधी पहली बार इस देश की जनता ने उनको उचित सम्मान दिया। इस देश की जनता ने उनको चुनकर इस लायक बनाया कि आज मैं फिर कह रहा हूं कि समस्त राजनीतिक विचारधारा सब एक होकर राहुल गांधी को स्वीकार करती है कि आप हमारी पूरे इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करिए, हम आपके साथ हैं। और जो राहुल गांधी जो लाइन खींचते हैं उसको सारे राजनीतिक दल, यहाँ तक कि जो सरकार में बैठे हैं वो भी, और यहाँ अब तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, सरकार भी विपक्ष चला रहा है और राहुल गांधी जो चाहते हैं उस तरीके से सरकार का इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसे में कुछ क्षुद्र मानसिकता के लोग, अहंकारी लोग, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री का नियंत्रण नहीं, वो लोग अगर ऐसी बात को करते हैं तो ये विपक्ष के तौर पे नहीं, इस देश के 140 करोड़ जनमानस के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इस पर प्रधानमंत्री को, सरकारों को तुरंत काम करना चाहिए। ठीक है। विकास जी ने कहा कि हमने हमेशा वाणी के संयम के लिए सतर्कता बरती, कांग्रेस ने बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन आप खड़गे जी पर क्या कार्रवाई कर ही नहीं सकते जो जब वो राक्षस बोल रहे हैं? नहीं कर सकते, उन पर थोड़ी कार्रवाई करो। कार्रवाई विकास पे हो सकती है, खड़गे पे थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो खुद ही अध्यक्ष है, उनके पे दस्तखत कौन करेगा? सोनिया जी मौत का सौदागर, उन पर कौन कार्रवाई करेगा? जयराम रमेश। राहुल गांधी खून की दलाली, कौन कार्रवाई करेगा? मणिशंकर अय्यर करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई, को सलमान खुर्शीद करेंगे? नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा था कि नपना एक रखना होगा मित्र। अय्यर ने कहा आपने डांट टपट के बैठा दिया, चलो बैठ जा, मत बोले, चलो पीछे करो इसको, समझ जाता। राहुल गांधी को तो नहीं डांट टपट देंगे ना मिसेस गांधी को डांट टपट कर सकते, ना खड़गे को। इसीलिए मैं कहता हूं ये आत्मसंयम बहुत बड़ी चीज है, इतनी सरल चीज थोड़ी ना है। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये शब्द क्या नहीं बोले गए? बोले गए ना। प्रोफेसर जोशी, हर पार्टी में मर्यादा विहीन भाषा, आक्षेप, अभद्रता, इसका एक सैलाब सा है और सब आनंद लेते हैं जब दूसरे के लिए होता है। क्या जब अपने ऊपर बीतती है तो कहते अरे बताओ ऐसा काम हो गया? नहीं। और अगर सबने कोशिश की होती कि इसको रोकेंगे तो शायद इतनी नीचे तक राजनीति जाती नहीं। जोशी साहब। अमिताभ जी, जहां से आज आपने बात शुरू करी उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और आपने कहा कि नपना ठीक होना चाहिए, ये भी मैं आपकी बात को मानता हूं, और आपने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के उदाहरण देकर बताए, इस बात का भी अभी समर्थन करता हूं। और जो आज पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारी साथी बैठी है, जहां जिनसे आपने प्रारंभ कराया, उनको मैं बताना चाहता हूं कि
देश के संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, सबसे बड़े व्यक्ति बैठे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे देश को क्या दिशा और दशा देते हैं। शायद वो सुन नहीं पाई होंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहने का काम करते हैं? 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेसी विधवा, सुपर्णखा, आतंकवादी, खालिस्तानी किसानों को, जैसे हमारे साथी ने भी बताने का काम करा, शायद वो उनके मस्तिष्क में नहीं वो शब्द जा पाए होंगे, क्योंकि वो देश के आइडियल होते हैं, देश के हीरो होते हैं। और हम जिस प्रकार अपने पिताजी को फॉलो करते हैं अमिताभ जी, इसी प्रकार देश माननीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है। अब रही बात नीचे स्तर पे आ जाते हैं आप पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो बात आपकी मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 2014 से आदरणीय मोदी जी का जो कार्यकाल आया और भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय मोदी जी ने जो एक नई रीत और नीति चलाई है, ये उसी का पालन हो रहा है। ना तो मैं पंजाब वाले जो हमारे मंत्री जी हैं इनकी बात से हतप्रभ हूं, ना मैं हतप्रभ हूं ये उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ठाकुर साहब की बात से, क्योंकि जो ऊपर से पिताजी करते हैं तो बालक तो उसको फॉलो करेंगे ही। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर बन चुका है, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं वो कल किसको, अमिताभ जी आपको कह दे, मुझे कह दे, हमारे नेता को कह दे, कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि परिपाटी पड़ चुकी है। जोशी जी ये परिपाटी आज की नहीं है। क्या आपको तो स्मरण होगा कि आजम खान ने ये नहीं कहा था कि भारत माता डाइन है, उस पर मुकदमा नहीं हुआ था, उनको पार्टी से तो नहीं निकाला, आपने जेल भी नहीं भेजा, जेल तो फिर बाद में भेज गए दूसरे कारणों से। मेरी स्मृति पटल में सबके कच्चे चिट्ठे हैं। बस जवाब दीजिए। बस मैं आपको अमिताभ जी, मैंने क्या कहा, मैंने अपने किसी नेता को या कांग्रेस के नेता को बचाने की बात ही नहीं कही। उस बात को अमिताभ जी आप मानेंगे, जो संस्कार आपके पिताजी ने आपको दिए हैं वो अमिताभ जी आप में दिखते हैं, मेरे में दिखते हैं, हमारे साथी कांग्रेस के में दिखते हैं। वो संस्कार की बात आती है जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफ द फैमिली आदरणीय मोदी जी है। मैं उस पर नहीं जा रहा हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता ने कहा नहीं कहा, वो बात से सहमत हूं। आपके कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ता ने कहा, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात को मानना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्दों की गरिमा घेरी है उनके कार्यकाल में, चाहे वो आप देखिएगा संसद के अंदर एक मुस्लिम को किस तरह का भाषा का प्रयोग करा गया आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में, और कईयों ने पीठ थपथपाने का काम करा, और भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को प्रभारी बना के भी भेजा, ये भी देश ने देखने का काम करा। तो ये जो हिटलरशाही, तानाशाही शब्दों की अवहेलना आई है, ये जो इसकी मैं अधिकता पाता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। बाकी बातों में मैं आपके विचारों से सहमत हूं। जोशी साहब, दिक्कत यहीं पर है। मैं कह रहा हूं कि गंगा आज मैली नहीं हुई। मैं 70 के दौर का एक नारा बताता हूं, वो निहायत अभद्र नारा था, सब अपनी सुविधा से उसका इस्तेमाल करते थे चुनाव में। गली गली में झंडी है करते थे ना, तब तो मोदी नहीं थे जोशी साहब, तब तो मोदी नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं विषय इतना सरल नहीं है, इसको 14, 24 और 18 और 22 में मत बांधो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। आज कोई रवनीत थोड़ी ना पैदा हुआ, भारत की राजनीति में कितने रवनीत पैदा हुए जिन्होंने भाषा की और संस्कार की मर्यादा को धूल धूसरित कर दिया। इसके लिए समस्या जोशी जी मालूम क्या है, हमारे अंदर का जो एसिड है ना, वो जब तक कम नहीं होगा वाणी संयम नहीं आएगा। जोशी जी, अंदर का जो एसिड है ना वो बहुत मारक है, वो गाली में कन्वर्ट होके आता बाहर। वो तो माइक का लिहाज नेता कर जाते, वरना एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, जो एसिड है, वो इतना प्रखर है कि 1 to 1 बातचीत में देख लो भाषा। छोटे से छोटा भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो भी ललकारे पड़ा बड़े से बड़े नेता को। क्या जान रहा है मेरी कोई स्थिति नहीं, फिर भी खैर
खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। खेमचंद जी, आपका स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। बात हो रही है जो रवनीत बिट्टू ने कहा या उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा या उससे पहले अन्य राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, उसमें कांग्रेस, सपा, बसपा सब शामिल है। ठीक, ऐसा क्यों? क्या विरोध, आलोचना शिष्टाचार के दायरे में रह के नहीं हो सकती है? भाषा की मर्यादा के दायरे में रख के नहीं हो सकती है? खेमचंद जी नमस्कार अमिताभ भाई। नमस्कार। देरी के लिए माफी चाहूंगा जी, एक अर्जेंट मीटिंग में थोड़ा सा फंस गया था जी। देखिए, भाषा की मर्यादा सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और वो हम आपके इस शो से सीखते हैं। जिस तरीके से आप शालीनता से शो को चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि सबके सब पैनलिस्ट भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखें, वैसे ही सभी पॉलिटिशियनों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। और जिन्होंने भी बयान दिए, भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी उन बयानों से किनारा कर चुकी है और उनसे पूछा भी है। लेकिन आपको इस विषय के पीछे जाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और सर्वे सर्वा हैं, वो भारत को किस तरीके से विदेशों में जाके बदनाम करते हैं। वो कहते हैं कि आज सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता। कितना गुस्सा है लोगों में, कितना बदनाम करेंगे, कितना भारत से वो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, या विदेशी जो ताकत है उनके हाथों में वो खेल रहे हैं। फिर वो भगवान को भगवान नहीं मानते, फिर कहते हैं कि भाई मुसलमान खतरे में भारत में। तो जो भी वो बदनामी भारत की कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से पूरे भारत में आम लोगों में गुस्सा है और उस गुस्से की वजह से कई लोग उस भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं जिस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मूल में क्या है, जड़ क्या है समस्या? जड़ है राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सेकंड बहुत जरूरी पोस्ट है, वो विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं। फिर कहते हैं पूरे विश्व ने अप्रिशिएट किया है कि भारत में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है फ्री एंड फेयर हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन वहां भी बदनामी करते हैं कि देखिए वो सही से नहीं हुआ। अगर सही से हो रहा होता तो कुछ और ही रिजल्ट आते। तो राहुल गांधी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तरीके से भारत को बदनाम कर सकते हैं। विदेशियों को वो इक्विप कर सकते हैं, फ्यूल दे सकते हैं, उनको कंटेंट दे सकते हैं कि वो भारत विरोध में उनको यूज करें। किसने उनका साथ दिया? खालिस्तानियों ने उनका साथ दिया कि इसीलिए तो हम खालिस्तान मांग रहे हैं कि भारत में इतनी विषम परिस्थिति है, सिखों की इतनी विषम परिस्थिति है, वहां पे माइनॉरिटीज की। किसने साथ दिया? कोई भी नेशनलिस्ट सिख उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, कोई भी नेशनलिस्ट मुस्लिम उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, कोई भी नेशनलिस्ट ये नहीं कहेगा कि भारत में जो चुनाव हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो इस तरीके की आप अनगढ़ बातें करेंगे। खेमचंद जी ये सारी बातें ठीक, ये सारी बातें ठीक नहीं बनेगी। खेमचंद जी सारी बातें मैं ठीक मान लूं आपकी, फिर भी मैं इस बात को पूरी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ कहूंगा, फिर भी भाषा का संयम तो रहना चाहिए। आलोचना काउंटर दे दीजिएगा। एक मिनट में जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, भूपेश गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, इन लोगों को तो मैंने सुना। नारायण दत्त तिवारी, ये लोग आलोचना नहीं करते थे क्या? करते थे। बिल्कुल मानता हूँ इनके पास शब्द नहीं थे क्या? होनी चाहिए अमिताभ भाई, बिल्कुल होनी चाहिए भाषा की मर्यादा, लेकिन जड़ क्या है? उन्होंने आत्मा को हिला डाला है देश की। जिस तरीके के वो झूठ बोल रहे हैं, वो आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो खुले तौर पे भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। वो एक देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी सभ्य व्यक्ति राहुल गांधी जी के बयानों को वो एलओपी के तौर पे या भारत के एक सभ्य नेता के तौर पे जोशी जी आ रहे हैं, नीति जी आपके पास आ रहे हैं, एक विकास जी से उत्तर लूंगा फिर आऊंगा। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने देश की आत्मा को आहत किया, देश के मन को आहत किया है, देश के आत्म तत्व के विरुद्ध उन्होंने वहां अमेरिका में जाकर दुष्प्रचार किया, इस कारण ये सामूहिक गुस्सा है देश के अंदर। विकास जी। भाई कुछ म्यूट अनम्यूट कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रही। देखो जी, हमें मौका दे दीजिए। आ रहे हैं जोशी साहब, आ रहे हैं जी। अमिताभ जी, हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम डिरेल होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने और बीजेपी नेताओं ने, जैसे नुपुर शर्मा ने जो बोला या कांग्रेस के नेताओं ने, मणिशंकर अय्यर ने जो बोला, वो विषय और इस विषय के बीच में हम विषयांतर बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। डिबेट का जो मूल विषय है
जो आज इस पूरे देश में छिड़ा हुआ है कि 70% जनता ने जिस राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन माना है और वो जिस तरह देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत की स्मृता लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से एलओपी भी भारत के लोकतंत्र को बताते हैं। पर आज सत्ता दल के प्रभावशाली जो भाजपा आरएसएस के नेता हैं, उन्होंने बिगड़े बोल नहीं बोले हैं। ये भारत की सुरक्षा पर खतरा है, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली भाषा है। उन्होंने इस पर बाकायदा आपराधिक मुकदमे बनते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा है। जिस प्रधानमंत्री ने देश के पंजाब से जुड़े, हरियाणा से जुड़े सिख किसानों को खालिस्तानी कहा था, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वोट नहीं पा पाई, जब उसके नंबर कम हो गए तो आज वो देश के अंदर खालिस्तान को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और उन लोगों ने देश के जो संभ्रांत, जो भारत के कानून पर विश्वास रखते हैं, उन सिखों को खालिस्तानी वाली भाषा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा हश्र इंदिरा गांधी वाला होगा। दूसरा, जुबान काट के ले आओ, ये देश की सुरक्षा की बात है। देश के प्रधानमंत्री को कोई इस तरीके का कहेगा तो कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा जाएगा, ये कांग्रेस और पार्टी का तूतू में नहीं है, ये देश। ठीक है विकास जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं ठीक, अभी नहीं खिमचंद, अभी रुक जा। ठीक है विकास, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा बाबू, अब रुकना होगा। मैं जोशी जी के पास आऊंगा, नीतीश शर्मा के पास, फिर खेम जी आपके पास आऊंगा बारी बारी से। 2-3 बातें जल्दी जल्दी कह दूं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी नहीं कहा, आंदोलनजीवी शब्द उनके मुंह से आया था, खालिस्तानी नहीं। ये बीजेपी के और लोगों ने कहा था, कांग्रेस उसको बात चेप रही। ठीक, खैर अभी विकास ऐसे नहीं, अभी रुक जाइए, अपनी बारी बोलना, अपनी बारी पे। ये सच है कि राहुल गांधी ने ये 100% खालिस झूठ बोला, खालिस झूठ, जिसमें सत्य का कोई लेश मात्र भी कण नहीं, कि भारत में मसला ये है, संघर्ष इस बात का है कि सिख कड़ा पहन सकता है कि नहीं, पगड़ी पहन सकता है कि नहीं, गुरुद्वारे जा सकता है कि नहीं। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी इसी मंच पर कि एक ऐसा सिख ढूंढ कर ले आए खड़गे जी, जो ये बता दे कि हाँ हमको मारा जा रहा है कड़ा पहनने पर, पगड़ी पहनने पर। इतना झूठ कैसे बोलेंगे? और तीसरी बात जो कांग्रेस ने कही, उस पर भी मेरी आपत्ति है। देश की 70% जनता के नायक राहुल गांधी हैं, ये बात कांग्रेस अपने मन में रखे, लेकिन तर्कपूर्ण बात नहीं है ना, ये हास्यास्पद बात है। कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मिला? कितना प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिला भाई? गजब बात करते हैं। और कांग्रेस जो अभी जब मैं अवसर दूंगा विकास जी को, तो वो क्या उत्तर देंगे, वो उत्तर मैं कई बार सुन चुका, उस पर एक काउंटर अभी कर दूं, ताकि जब वो उत्तर दे तो इस बात को ध्यान में रखे। कहा जाता है जिसको सरकार बनी है उसको 33% वोट मिला, 40% मिला, 32% मिला। इंदिरा जी ने तो 29% पर सरकार बनाई, तो इंदिरा जी देश की नेता कैसे हो गई? कैसे हो गई? उनको कांग्रेस कहती, ये मानती है कि वो 30% की नेता थी केवल? नहीं ना, उनको तो कहती पूरे भुवन ब्रह्मांड की नेता है। और नरेंद्र मोदी बोले नहीं, 70% के तो राहुल जी नेता है, नरेंद्र मोदी 30 के नेता है। गजब थ्योरी है यार, ऐसा गणित कहां से लाते हो भाई? जवाहरलाल नेहरू 70% से वोट लेके आए थे? नहीं ना। मनमोहन सिंह 70% वोट लेके आए थे, वो तो 272 भी लेके नहीं आए। ये भाषा ठीक नहीं। यहीं से मैंने कहा एसिडिटी बहुत है, इतनी एसिडिटी है कि छाती जली जा रही है। एंटासिड ले तब बात बढ़ेगी। जोशी जी एक छोटी सी टिप्पणी पे नीतीश शर्मा के पास जाऊंगा। देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा जी को सुन पा रहा था। वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी विदेश जाके भारत की छवि खराब करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं साउथ कोरिया में, आपको पता है खेमचंद जी? वो पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, या सुन पाए नहीं सुन पाए, वो आपका विषय है। मैंने उसको सुना था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2014 से पहले भारत का नागरिक होना एक शर्म का विषय थी। पहला विषय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। दूसरा, आप ही की पार्टी की नेत्री क्या कहती हैं कि इस देश को आजादी 2014 से पहले 2014 में मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी था, उनका त्याग और बलिदान का
ये मूल्यांकन है कि उसको टिकट दे दिया आपने ऐसी बात को। और पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए पाकिस्तान में, और एक साथी हमारी यहाँ पर जो पहले साथी है वो बोलने का काम कर रहे थे कि ओबीसी के बारे में बोलना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ओबीसी इस देश में दो प्रकार के होते हैं। एक ओबीसी होते हैं जो पैदाइशी जन्मजात ओबीसी होते हैं, एक होते हैं कृत्रिम ओबीसी होते हैं। कृत्रिम ओबीसी कागजों से बनते हैं, पैदाइशी और जन्मजात ओबीसी अलग होते हैं जो जिसमें जन्म लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। असली ओबीसी ठीक है जोशी जी, आगे बात आगे मैं नीति खिमचंद जाऊंगा, नीति शर्मा के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात फिर कहूँ ना, जोशी जी विद्वान आदमी है लेकिन कई बार भटकाव हो जाता है। जातियों का इंक्लूजन समय समय पर होते रहता है, वो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, ठीक। इसलिए ये कहने का सपा को कोई अधिकार नहीं, न नैतिक अधिकार न अनैतिक अधिकार, कि ये कागज वाले हैं हम असली वाले, ना। ये गलत फहमी जितनी जल्दी हो निकाल लीजिए, जितनी जल्दी हो। हर वर्ष जातियां जुड़ रही हैं, राज्यों में जुड़ रही हैं, केंद्रीय सूची में जुड़ रही हैं। कैसे कह देंगे आप कि वो नकली हम असली हैं? ये नहीं चलेगा ना। पंक्ति भेदे न कार्यति, ये नहीं चल सकता। पंक्ति भेद थोड़ा नहीं चलेगा। बोले हम थोड़े ज्यादा कट्टर वाले ओबीसी हैं और फलनवा थोड़ा ढीला ओबीसी है, ऐसा चलेगा क्या? ओबीसी मतलब ओबीसी, दलित मतलब दलित, उसमें सब है मित्र। इसलिए ऐसा नहीं करिए। नीति शर्मा जी, आप बहुत सारे विकास जी ने और जोशी जी ने आपकी टिप्पणियों पर भी कई सवाल खड़े किए, आप भी कुछ कहना चाह रही थी। सबसे पहले तो बात एंटासिड की हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मन के अंदर तेजाब है वो शब्दों के रूप में बाहर आ रहा है। लेकिन अमिताभ जी, मुझे लगता है एंटासिड पैंडी की नहीं, इनको शंख पुष्पी की भी जरूरत है, जो इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन करे। 70% की बात करते हैं तो उनको बता दूं कि 99 100 में से नहीं आए हैं, 543 में से आए हैं, और वो 18% बनते हैं। स्कूल के अंदर पास होने के लिए भी 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आप 2 बार फेल होके भी आप समझ लीजिए पास नहीं हुए हैं। देश की जनता ने आपका चुनाव नहीं किया है। आप केवल पूरे चुनाव में 2024 के चुनाव में फेक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ते रहे। संविधान की हत्या, तो संविधान की हत्या कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता ये बताएं। और आज सिखों के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन्होंने टिप्पणी दी है, हमने अपने देश में आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके नाम से इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा देने वाले कांग्रेस, हमने वो खोई है। किसकी वो उसमें वो चढ़ी है सिखों के ऊपर, जो 1984 में। और मैं पंजाब तो आंधी अमिताभ जी, असी जानते हाँ गले च टायर पा के जिंदा साड़िया सी सिखा नूं। दिल्ली विच 3000 तो उत्ते सिखा दा नरसंहार होया सी। हले सुप्रीम कोर्ट दा ऑर्डर आया कि तुहाडे जगदीश टाइटलर उहदे विच कन्विक्टेड पाए गए हैं। तुसी सिखा दा नरसंहार किता, उसी उग्रवाद और उसी आतंकवादी बली साडी इंदिरा गांधी जी चढ़ी है। तुसी अपना कर्तव्य भूल गए और आज तुसी आके तुसी बात कर रहे हो। सबसे बड़ी बात अमिताभ जी बात यह है कि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है विभाजनकारी नीति की है, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस आज उसी आधार पे आगे चल रही है। भाषा की सूचिता में बार बार बोल रही हूँ, हर वर्ग को, हर नेता को, हर पार्टी को रखना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार ये भी बोल रही हूँ कि उस भाषा, वो आतंकवाद जो शब्द का प्रयोग किया गया, उसके पीछे की आप परिभाषा को समझने का प्रयास करें। जो राहुल गांधी आज लीडर ऑफ अपोजिशन एक संविधान पद पे विराजित है। भारत को, अगर मैं अपने देश को बाहर जाके रिप्रेजेंट करती हूँ अमिताभ जी, तो मैं किसी पार्टी की व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस देश की नागरिकों को, मैं भारतीय हूँ। और एक भारतीय के नाते मैं 1000 गोली अपने सीने पे खाने का दम रखती हूँ, 10,000 दुश्मन के सीने में दागने का दम रखती हूँ। ये मेरा गौरव, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा देश है, मेरी पहचान है। उस पहचान को अगर मैं विदेशी पृष्ठभूमि में जाकर उसकी झूठी सभी के साथ, चाहे मैं सिखों के लिए बात करूं, चाहे मैं मुसलमानों के लिए बात करूं, और बार बार जाति की बात करते हैं, इनको सिर्फ हिंदुओं की जाति दिखती है। मुसलमानों की जाति बताएंगे श्रीवास्तव साहब कि कितनी जातियां हैं? कब तक देश को बांटने का काम करेंगे? कब तक ओबीसी में भी 2 ओबीसी ढूंढने का काम करेंगे? यहाँ इस मंच पर 4 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, अब हमको भी आप बांटेंगे क्या? कितना बांटेंगे? सोने आकृति, सोना ही रहता है, चाहे वो कोई आकृति ले ले। ठीक है नीति जी, ठीक है, एक ही जाति के भारतीय हैं, देश के वासी हैं। ठीक बात है। विकास अभी रुकना होगा, मैं खेमचंद के पास जाऊंगा, फिर आपका संग। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, तथ्यों के साथ अगर आप निपट खिलवाड़ करेंगे ना,
तो उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने ये जो वक्तव्य दिया कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं रख सकता, गुरुद्वारा नहीं सकता, ये वक्तव्य कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता भाई। राहुल गांधी 70% के नेता हो कांग्रेस की नजर में, चाहे 700% के नेता हो, एलओपी हो चाहे कोई हो, इससे क्या मतलब है? झूठ भी थोड़ा बहुत दाल में नमक चल जाएगा। नमक की बोरे में 1 चम्मच दाल डाल दोगे। और बेटी भी ससुराल में मायके की बुराई नहीं करती। आपको सारा ज्ञान वहीं देना है, बाहर यहां दिल्ली में रह के दो भाई। कुछ विषय हैं जो तीखे हैं और वो विषय देश के मानस को प्रभावित करते हैं। खेमचंद जी कुछ कह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, बताइए। जी, मैं एक तो समाजवादी पार्टी के बड़े भाई से, हमारे मित्र भी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कृत्रिम की बात की, तो राहुल गांधी जी कृत्रिम हिंदू हैं या फिर पैदाइशी हिंदू हैं? आप सोच के आराम से जवाब देना। नंबर 1। अरे भाई ऐसे सवाल ना करो यार। मैंने कुछ अभद्रता नहीं की। इसमें बवाल है जी। जी जी, नहीं बवाल होता है तो होने दो सर, क्योंकि ये हमेशा टिप्पणियां कर रहे हैं। दूसरा, मैं से पूछना चाहता हूं कि पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उनके शब्दों में और राहुल गांधी जी के शब्दों में क्या फर्क है? आप मेरे को समझा दें, आप देश को समझा दें। नहीं, वो तो पन्नू ने समझाने की जरूरत नहीं। खेमचंद जी समझाने की जरूरत, तो पन्नू ने कह दिया कि जो हम सोच रहे हैं वही राहुल जी सोच रहे हैं। वो तो पन्नू ने कह दिया कि हमारी और राहुल जी की बात एक है जी। तो हम वही कह रहे हैं कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन भारत के हैं या फिर खालिस्तानी मूवमेंट के? क्योंकि आप पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी रीति नीति है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कभी भी किसी भी समाज के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे जो भी आया उसको यहाँ पे इंक्लूसिव तरीके से यहाँ पे रखा, उनको फलने फूलने का मौका दिया। चाहे वो पारसी आए, चाहे मुस्लिम आए, या यहाँ पे ईसाई आए, कोई भी समाज आया, भारत में उनका स्वागत हुआ, फलने फूलने का उनको मौका मिला। और फिर ये अदरवाइज बातें करते हैं। ठीक, खेमचंद जी विकास जी के पास चलूंगा। इनकी बातों को विदेश वाले लोग कोट करते हैं। खेमचंद जी रुकना, विकास जी के पास चलता हूँ। अभी रुकिए विकास जी, ये एक तो सिखों के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा वो स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी सूरत में। वो एलओपी है तो भी नहीं हो सकता, और एलओपी ना रहे तो भी नहीं हो सकता। वो प्रधानमंत्री हो जाए तब भी ये स्वीकार्य नहीं होगा, राष्ट्रपति हो जाए तब भी नहीं होगा। दूसरी एक बात ये कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी धर्म है उस सबके प्रतिनिधि भारत आए। ये शायद भारत ऐसा अलबेला देश है जहां दुनिया में जहां भी छोटा बड़ा धर्म है उसके लोग यहां आए, और जो यहां आया उसका भारत ने दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया। पहली मस्जिद केरल में बनी, बहुत सारे उदाहरण हैं। ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, सब यहां बसे, सब स्वतंत्रता के साथ जीवन जिए। तब ये पिक्चर पेंट करना कि नहीं जी बहुत हाहाकार है, भारत में मारकाट मची है और फलाना फलानवे को मार रहा है और मुसलमान नहीं जी पा रहा और फलाना नहीं जी पा रहा, ऐसी भाषा क्यों प्रयोग में लाई जाती है? और वो भी तब जब 45 साल कांग्रेस ने शासन किया हो जिस देश में। विकास जी देखिए अमिताभ जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मुद्दे को डिरेल करने के लिए परेशान हैं। लोकसभा चुनाव से पहले से भी, और लोकसभा चुनाव पहला चरण जो मोदी 1 और मोदी 2 थे, लगातार इस देश को एक बहुत ही अहम मुद्दे से इसको डिरेल करना चाहते हैं। और उस मुद्दे, वो मुद्दा क्या है? 2 अक्टूबर 2017 को इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आरक्षण की पुनर्समीक्षा करने के लिए रोहिणी आयोग बना हुआ। 16 से 17 बार कार्यकाल बीत चुका है, बढ़ाया जा चुका है, 2 कार्यकाल बीत चुका है, तीसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है। देश के गरीब गुरगा किसान अति पिछड़े लोगों के बारे में उत्तर प्रदेश में भी एक सर्वे हुआ जस्टिस राघवेंद्र कमेटी के नेतृत्व में, उसकी भी रिपोर्ट 400 पन्ने की आ चुकी है। उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा
आदिवासियों की दशा दिशा, इसके ऊपर पूरा रिसर्च और पूरी समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री और पूरी आरएसएस बीजेपी इस देश के अंदर अति पिछड़ों दलितों के साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार कर रही है, उनको सामाजिक न्याय नहीं दे रही है। आरक्षण और मंडल कमीशन का जो सिफारिशें थी उसको पूरी तरीके से दरकिनार कर रही है। और आज ये देश में पिछड़ों को और अति पिछड़ों को और दलितों को भी हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहती है। अब जब उनके पास कोई काम नहीं है तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने तो देश के दलितों को, पिछड़ों को और यहाँ तक कि ये सब बातें एक तरफ भैया, एक विकास, ये सब बातें एक तरफ। मैं पूछ रहा हूँ सिख खड़ा नहीं पे एक मिनट नहीं रुकना होगा, इससे एक मिनट रुकना होगा। नहीं भाई, माइनॉरिटी नहीं, ये पीडीए माइनॉरिटी इस टाइप के पॉलिटिकल शब्द नहीं। मैं सीधे पूछ रहा हूँ, सिख खड़ा नहीं पहन सकता, पगड़ी नहीं बांध सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता, ये कहाँ हो रहा है? लेट मी कंप्लीट जी, प्लीज अमिताभ जी। इसी विषय पे बात हो रही है। देश को हम आप मिलकर नहीं डिटेल कर सकते। देश समझ चुका है, जाग चुका है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी इस पूरी दुनिया में अति पिछड़ों, दलितों, कमेरा समाज को, जिसका लगातार अपमान हो रहा है, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, 400 पार करके इस देश के बाबा साहब का जो ताकत दी है उसको अगर बदल देना चाहते हैं, उसके लिए वैश्विक स्तर पर राहुल गांधी जन नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं। और ये बात बीजेपी, ठीक, अभी रुकना होगा विकास जी, आगे बात, आगे कांग्रेस, ठीक है विकास, आगे बात, आगे ठीक है, आगे बात, अभी रुक लो इनकी आवाज। विकास जी ने सारी बातें कही, वो राहुल गांधी को महात्मा गांधी से आगे ले जा खड़ा कर दिए, बोले अभी तक ये तक भारत के जन नेता हैं, अब बताया कि नहीं ये विश्व के जननायक हो गए हैं, मंडेला और गांधी के से आगे हो गए। अच्छी बात है, कांग्रेस की श्रद्धा राहुल गांधी में नहीं होगी तो किस में होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मूल सवाल फिर वहीं खड़ा, भारत के किस गली मोहल्ले, शहर, कस्बे में सिख को पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है, कड़ा पहनने से और गुरुद्वारा जाने से? इसका उत्तर कोई नहीं दिया। उनको, राहुल गांधी को ले जाके आपने दिल्ली से विश्व का जन नेता बना दिया, मंडेला और गांधी से आगे ले जा खड़ा कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप उनको अवतारी कहो, कुछ नहीं समस्या। लेकिन इस बात का तो उत्तर देना होगा कि भाई तूती कोरेन में आपने देखे सिख ऐसे, हैदराबाद में देखे, जालंधर में देखे, कहां देखे, बताओगे कि नहीं? आप कह रहे विश्व के नेता हो गए पिछड़ों के, विश्व भर में कहीं ये पीडीए चल रहा, मुझे तो पता नहीं पीडीए का संघर्ष विश्व भर में चल रहा है, अगला पिछड़ा की लड़ाई। अगर राहुल जी ने सब पूरे विश्व भर में ये चला दिया है तो उन्हें मेरा प्रणाम। खैर खेमचंद जी, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान लिया कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला, इसीलिए उस पर कोई वो बात नहीं रख पाए, उस पर कोई सफाई भी नहीं रख पाए। दूसरा, उनको याद रखना चाहिए कि आदरणीय राजीव गांधी जी ने क्या बोला था संसद में, कि वो रिजर्वेशन नहीं चाहते ओबीसी का, क्योंकि क्वालिटी खराब होगी, क्वालिटी ऑफिसर्स नहीं आएंगे और रिजर्वेशन सब सिस्टम को खराब कर देगा। पार्लियामेंट में बोला है, कोई प्राइवेट मीटिंग में नहीं बोला। तो राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करना चाहिए ओपनली कि राजीव गांधी जी गलत थे। उनकी नानी इंदिरा गांधी जी भी, उन्होंने भी ओबीसी रिजर्वेशन को नहीं इंक्लूड किया था, वो भी गलत थी। और किस सरकार ने रिजर्वेशन दिया? बीपी सिंह जी की सरकार ने रिजर्वेशन दिया और उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी ओबीसी को। ओबीसी का कमीशन किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और ओबीसी, सुन लो, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर किसके राज में है? वो भारतीय जनता पार्टी के राज में है। आप सिर्फ कहने का काम करते हो, सिर्फ वोट का काम करते हो, बरगलाने का काम करते हो, रियलिटी में आप कुछ नहीं करते। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ओबीसी का मतलब है सिर्फ एक परिवार, और वो परिवार है अखिलेश जी का परिवार, उसके अलावा ओबीसी कोई है ही नहीं। उसमें 6 से 7 सांसद हैं, 5 तो लोकसभा सांसद हैं और 2-3 राज्यसभा के सांसद हैं। तो एक पार्टी के लिए ओबीसी का मतलब एक परिवार, दूसरी पार्टी के लिए SC ST ओबीसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कि भाई उनको मिसयूज करना है। राजीव गांधी कहते हैं कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इंदिरा जी कहती है कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन देना गलत है, खराब क्वालिटी आएगी। इन लोगों में कोई वो क्वालिटी नहीं है। और वहीं जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एम्पावर करते हैं तो ये लोग गलत तरीके से उस बात के खिलाफ षड्यंत्र किया। आप इस देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। अब आप धर्म जाति नफरत के एजेंडे में पूरी तरह
फेल हो कि आप चुके एक हैं। बात भी रख पाए कि राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जो बोला आपकी वो सही बोला या गलत सामने बोला? आ चुकी है। आप यस बोलो कि वो सही सच्चाई बोला या इस गलत देश बोला? में आप आप बोलो, आप क्या वो नफरत नेता विजन हैं? बंटवारे आपको की जो चैलेंज षड्यंत्र करता कर हूं, रहे आप थे बोलो कि वो उसको उन्होंने राहुल सही गांधी ने बोला। विफल कर दिया। आपको आपके और एरिया इस के लोग देश ही में जवाब दे देंगे। जातीय 30 जनगणना तारीख के होकर रहेगी बाद आपको और आपके पिछड़े मित्र लोग ही पिछड़ों जवाब दे दलितों के देंगे सामाजिक कि न्याय आप की किस जो लड़ाई है तरीके से उसके लिए गलत बात का कांग्रेस किसी समर्थन भी कर बलि रहे को हैं। देने के लिए तैयार है। आपने ये नहीं बोला, राहुल गांधी ये नहीं बोला अफगानिस्तान में ये सिचुएशन थी, लेकिन आप भारत केवल सरकार ने झूठ परोस वहां रहे से हैं, अपने सिख क्योंकि भाई बहनों राजीव को गांधी निकाला। जी ने वहां वो पगड़ी नहीं पहन पंचायती पा राज रहे थे व्यवस्था में अपने आरक्षण गुरुद्वारे और में, महिलाओं वो मतदान दलितों जा नहीं पिछड़ों पा को रहे थे। सामाजिक न्याय और का तो अधिकार और दिया। गुरु वो ग्रंथ राजीव साहब गांधी के और साथ कांग्रेस भी पार्टी ने किया। न्याय नहीं हो पा रहा और था, आप उनके साथ भी लगातार इस वहां देश पे के वो लोगों को गुमराह अफगानिस्तान नहीं में जो कर सकते। आतंकवादी लोग थे आप गैर अगर तरीके का कश्मीरी व्यवहार कर रहे थे, राष्ट्रपति वहां थी, से वो भारत भी सरकार ने कांग्रेस उनको की निकाला। पूर्व तो भारत सिक्योरिटी सरकार ने गार्ड थी। सिखों को उसके सेव नाम करने का पर काम वोट किया, मांग रहे थे, बचाने का अति काम किया, पिछड़े दलितों रेस्क्यू को करने गुमराह का कर काम रहे किया। थे। वो आप षड्यंत्र जो कह रहे हैं आपका उस राहुल तरीके से गांधी जी ने मारने विफल काटने का कर काम दिया, नहीं किया। इसलिए आपकी मारने पीठ काटने का दिखाई पड़ काम रही है। राजीव गांधी जी की आप सरकार में लगातार कांग्रेसियों ने देश किया। को बांटने ये और कांग्रेस जो की आदत जो बन तुच्छ चुकी है कि राजनीति कर देश को रहे हैं बदनाम उसका करो पटा और अपने खेल हो चुका दुश्मनों है। को हथियार और दो। इस देश जब के हम अंदर लोगों जब ने भारत को एयर आजाद स्ट्राइक कराना है की, तब भी बार-बार तब खुद भी आप स्तर लोगों पर ने जंग पाकिस्तान हथियार का करना साथ पड़ा दिया, था पाकिस्तानी और प्रिंट आउट अंग्रेजों से निकाले मिलके राहुल आप इस गांधी जी देश के में बयानों के, गद्दारी का षड्यंत्र कर रहे थे। कांग्रेस के पर नेताओं के कांग्रेस के बयानों के महान प्रिंट आउट नेताओं निकाले और गुप्ता बुकलेट संग्राम बनाए, और उस सेनानियों ने बुकलेट पूरे को उन्होंने विश्व को यूएन एक के किया था अलावा और जितनी अंग्रेजों का भी सूरज जो अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास था उसको संस्थाएं, इस देश को अंतर्राष्ट्रीय भगा पटल दिया। उस पर रखा, आप उसके तो साथ राहुल खड़े गांधी हुए को उन्होंने नाम कोट किया। ठीक है, लेंगे दोनों ये मित्रों सब को हो रोकूंगा, चुका दोनों है। मित्रों को रोकूंगा, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी। इस झाँव झाँव से कुछ हासिल नहीं होगा। तथ्य तथ्य रहेगा। हमको अच्छा लगे तो, ना अच्छा ना लगे तो। अच्छा लगे ठंडा पानी पियो, ना अच्छा ना लगे गर्म पानी पियो गुनगुना, लेकिन तथ्य तो तथ्य रहेगा। ये तथ्य है 6, मैं तिथि का उल्लेख कर रहा हूं अपनी स्मृति के आधार पर, 6 सितंबर 1990 भारत की लोकसभा में राजीव गांधी खड़े हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने बिल रखा था मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का। 1.25 घंटा राजीव जी बोले और उसका सार ये था कि विश्वनाथ प्रताप की सरकार देश बांटने का काम कर रही है, रिजर्वेशन देके पिछड़ों को। राजीव गांधी, सिर न हिलाओ भैया विकास जी, मैं लोकसभा की कार्रवाई का प्रिंट आउट भेज दूंगा, ये जान लीजिए। ना 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 ना, मेरे साथ नहीं, ठीक। और राहुल जी गांधी यही नहीं रुके, उनके शब्द उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, देश बांटने में राजा, उनका शब्द उच्चारण था राजा साहिब विश्वनाथ प्रताप के लिए, और राजा साहिब जातियों में विभाजन करा के देश को, कमजोर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा वो तो मिट नहीं सकता, चाहे राहुल गांधी एलओपी हो जाए, चाहे राष्ट्रपति हो जाए। पार्लियामेंट में जो बोल दिया वो तो अमर हो गया, वो तो मिट नहीं सकता, ठीक, वो वही रहेगा। दूसरा, इंदिरा गांधी के समय में जब मंडल की सिफारिशें आ गई तो इंदिरा जी ने उसको मेज के नीचे क्यों रख दिया? आपकी पिछड़ों के प्रति प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा थी क्या? तीसरी बात कही विकास जी ने कि मंडल की और जो सिफारिशें शेष बची थी वो भाजपा ने पूरी नहीं की। बीपी सिंह के समय मंडल आयोग लागू हुआ, जो सिफारिशें शेष थी उसके बाद नरसिंह राव 5 साल रहे, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, 15 साल तो कांग्रेस की सरकार रही। आपके लिए 15 साल कम थे, 15 साल कम थे सिफारिशें लागू करने के लिए। अब बता रहे हो जननायक ने कह दिया है कि अब, अरे भाई ठीक है जननायक, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे। लोकनायक हो, जननायक हो, कोई हो, कि तथ्य बदल जाएंगे? राजीव गांधी का भाषण नहीं बदल सकता ना। और सुनिए, कांग्रेस ने एक चुनाव में एक विज्ञापन जारी किया, उस विज्ञापन की फोटो भी भेज दूंगा। उस विज्ञापन में कैक्टस की फोटो लगाई गई, नागफनी की। बड़ी मौलिक बात बता रहा हूं, सामान्यता नहीं मिलेगी। और उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में जारी हुआ था। उसमें लिखा था कि कोटा नहीं ये कांटा है, क्या? जात को नहीं प्रतिभा को चुनिए, ओबीसी के आरक्षण के मसले पर कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जारी किया था विज्ञापन। विज्ञापन में तो लिखना पड़ता है ना, जारी किसने किया? कांग्रेस की सोच ये थी कोटा नहीं ये कांटा है। विज्ञापन जिंदा है, विज्ञापन जिंदा है। नागफनी की फोटो आपने लगाई थी, आपने ओबीसी के रिजर्वेशन को नागफनी बताया समाज के लिए। ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, लालू जी की पार्टी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने
पिछड़ों के आरक्षण को नागफनी बता दिया था, नागफनी से उसकी तुलना कर दी। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ इससे बड़ा अपमानजनक मजाक क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं तथ्य झूठ नहीं बोलते, ये जान लीजिए। आप दाएं बाएं कितना भी भागो, वाजपेयी जी के समय में कंधार तक 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, ले जाके छोड़ना पड़ा विमान के यात्रियों को सकुशल बचाने के लिए। यह तथ्य है, यह किसी के कहने से तो नहीं बदलेगा। वैसे राजीव गांधी ने मंडल सिफारिशों की तीखी आलोचना की थी लोकसभा में, यह तथ्य है, यह राहुल गांधी के कहने से नहीं बदलेगा। ठीक, ये जान लीजिए, कुछ तथ्य बदलते नहीं। नीतीश शर्मा वही मसला फिर आके खड़ा हो गया कि भाई तुमने कहा तो गलत कहा, हमने कहा तो सही कहा, तो तुम्हें भाषा पर नियंत्रण नहीं हो सकता। मेरी गाली मंत्र है, तेरी गाली गाली है। वो कहते हैं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन विकास जी को मैं बार बार बोल रही हूँ कि तथ्य और इतिहास के साथ अगर आप वहां से सीख नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस बात का स्मरण होना चाहिए कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, जो बार बार आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, तो 1947 में श्रीवास्तव जी भाजपा का तो जन्म भी नहीं हुआ था, कांग्रेस थी। और देश का विभाजन तब हिंदू और मुसलमान के नाम हुआ था। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर आज पाकिस्तान का उतना क्षेत्र, अब 2 मिनट शांति से मैंने आपको सुना है। अभी तो ये नीतीश शर्मा क्या बात? ना तो आप भाषा की सुचिता जानते हैं, ना नारियों को सम्मान देने की सुचिता आपको पता है। मैं बोल रही हूँ कि उस समय धर्म के नाम पर देश को बांटा आपने, और उसके बाद भी वो बंटवारा तब तक वहां तक नहीं थमा। यहाँ पे भी देश के अंदर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ज्यादा है। आज देश को बांटने का काम, वहां से बंगाल से इनके अलायंस की आवाज आती है कि बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा। ये केवल देश को बांटने का काम कर रहे हैं, चाहे खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना में जो MOU साइन किया है राहुल गांधी ने, जी चलिए, समय भी कम है नीति जी, लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है। मैं फिर वही बात कहूंगा, इस देश के इतिहास में तमाम ऐसे पन्ने हैं जो कुछ लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो पन्ने हमेशा रहेंगे, हमको अच्छे लगे तो भी और ना लगे तो भी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। चुनाव के समय सैम पित्रोदा ने एक रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। अब पित्रोदा गांधी परिवार के पुराने मित्र, सहायक, गुरु सब हैं। हालांकि राहुल गांधी ने उनकी भी जात एक बार बता दी थी, बादाम कहता है बढ़ई है ये। हालांकि देश में सब लोग उनको सैम के नाम जानते, लेकिन उन्होंने कहा बढ़ई है ये। तो खैर, उन्होंने भारत के लोगों को रंगों के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर बांटने की बात कही दी थी, पहचान की। उसकी लानत मलानत हुई, कांग्रेस को लगा नुकसान हो जाएगा, चुनाव है, कहा जी अब हटा दिया है इनको, पित्रोदा को बिल्कुल भगा दिया है, लटका दिया है। क्या चुनाव निपटा, पित्रोदा फिर ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हो गए, राहुल गांधी के गार्जियन हो गए विदेश में, पूरी अमेरिका यात्रा में वही मालिक मुख्तार थे। नहीं, विकास भाई ने कहा था कि हमने तो जिसने भी अभद्र बात कही उसको बिल्कुल सख्ती के साथ डिमोलिश कर दिया। पित्रोदा फिर मुझे एंट्रे, क्या आनंद ले रहे हैं अमेरिका में बैठ के राहुल गांधी के गार्जियन के तौर पर? नहीं, ये वही पित्रोदा जो बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का कैसा दिखता है और केरल का आदमी कैसा दिखता है। ऐसी अभद्र बात क्यों बोले? और बोले तो फिर छोड़ देते पित्रोदा को, जरूरी था पित्रोदा रहे? पित्रोदा राहुल गांधी के नहीं, ये तो राजीव गांधी के भी सलाहकार थे भैया। ये तो राहुल पुराने गांधी परिवार के खैरख्वाह हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को सब याद रहता है। बेहद जोशी जी नहीं है, प्रोफेसर हैं भुवन भास्कर जोशी जी। अब उन्होंने एक बात छेड़ दी कि जी असली ओबीसी और नकली ओबीसी कागज वाला। ये बात भारत के संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करती है। हमने ये व्यवस्था बनाई कि आयोग बनेंगे, वो जन सुनवाई करेंगे, जातियां उसमें जुड़ेंगी। क्या व्यवस्था संविधान सम्मत नहीं है?
क्या इस व्यवस्था को भारत की संसद की स्वीकृति हासिल नहीं है? फिर आप किस मुंह से कह रहे हो कि वो नकली वाले हैं, हम असली वाले ओबीसी हैं? फिर आप ऐसी बात बोलोगे तो स्वाभाविक है खेमचंद पूछेंगे कि राहुल गांधी कौन से वाले हिंदू हैं, और फिर जात कौन सी है उनकी, जातिगत जनगणना तो होगी, तो फिर उनकी जात पर सवाल होगा। तब आप नाराज हो जाओगे, कहोगे उनकी जात ना पूछो, वो एलओपी है, बाकी देश में सबकी पूछो। समस्या आएगी ना। भारत में कभी इतना जाति और धर्म का विषय इतना जटिल नहीं रहा जितना राहुल जी का है। उसमें कश्मीरी ब्राह्मण है, उसमें क्रिश्चियनिटी भी है, उसमें पारसी भी है, बहुत कुछ है। क्या डिफाइन करेंगे? जब आप मोदी के ओबीसी होने पर सवाल खड़ा करेंगे तो ये सवाल भाजपा स्वाभाविक तौर पर खड़ा करेगी, ठीक बात है। पार्लियामेंट में जात का प्रश्न पूछ लिया था किसी ने तो राहुल जी नाराज हो गए थे, पूरी कांग्रेस नाराज हो गई थी, बोली इतना दुस्साहस कि जात पूछोगे। राहुल जी तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं कि सबकी जात पूछो, रजिस्टर में लिखो, तो उनकी पूछ ली तो बवाल क्यों? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश सब दे रहे, अपने लिए वाणी संयम स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। मैं फिर कहता हूं, किसी का अतीत, किसी के इतिहास के पन्ने, किसी के चाहने ना चाहने से धूमिल नहीं होते। हल्दी घाटी की लड़ाई किसी को अच्छी लगे ना लगे, वो भारत के इतिहास का हिस्सा है ना। जवाहरलाल नेहरू का भाषण 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का हिस्सा है, किसी को अच्छा लगे ना लगे इससे क्या फर्क पड़े। राजीव गांधी का 6 सितंबर 1990 का पार्लियामेंट का भाषण इतिहास का हिस्सा है, वो खड़गे जी के बदलने से बदल जाएगा। मैंने कंधार का भी उदाहरण दिया इसीलिए कि नपना बराबर रहे, कोई बदल नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि देश में सबको इस बात की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आज के वैज्ञानिक युग में, आज के जिस तरफ संचार क्रांति है, कोई भी अभद्रता करता है तो वो पूरे ग्लोबल एरिना में वो बात रियल टाइम में पहुंच जाती है। तो अब थोड़ा वाणी संयम रखना जरूरी है। 1970 में आप अभद्रता करते थे तो जिस गांव में करते थे, जिले में करते थे, वहीं तक रह जाती थी, बहुत जल्दी ट्रेवल नहीं करती थी। आज आपकी वाणी संयम का उल्लंघन, एक राजनीतिक अभद्रता पूरे विश्व का विषय बन जाती है, मजाक का। और जब आप बड़े हों तो आप जिम्मेदार भी बने, ये भी सामान्य नियम है। मैं इस टिप्पणी के साथ ये शो समाप्त करूंगा कि राहुल जी, आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि भारत में सिख कड़ा नहीं पहन सकता, पगड़ी नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता। ये झूठ है, ये झूठ स्वीकार नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। धन्यवाद।